प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत तीसरा व्याख्यान है। इसके अंतर्गत पहले हमने दो बिंदुओं पर चर्चा कर दी है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत स्वाधीन चेतना और कल्पना के बारे में हमने बात की। उसी क्रम में आज दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वो दो बिंदु हैं व्यक्तिवाद तीसरा, और चौथा है बिंदु है आत्माभिव्यक्ति। व्यक्तिवाद के संदर्भ में ये ध्यान देने योग्य है कि छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता व्यक्तिवाद है। इसमें व्यक्ति को महत्व दिया गया था। व्यक्ति को महत्व देने का तात्पर्य है कि द्विवेदी युग की कविता में सामूहिकता या सामूहिक चेतना या समाज को महत्व दिया गया था। इसका कारण यह था कि द्विवेदी युग में स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था और स्वतंत्रता आंदोलन में एक सामूहिक चेतना में पूरे भारतवर्ष की स्वाधीनता या पूरे भारतवर्ष को स्वतंत्र कराना एकमात्र लक्ष्य था। ऐसी स्थिति में सामूहिकता की भावना को वहां महत्व दिया गया, जिसमें जातीय स्वाधीन सामूहिकता या पूरे के पूरे समाज एकजुट होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दे। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति की जो भावनाएं थी वो कहीं ना कहीं हाशिए पर चली गई थी और यही आगे चलकर छायावाद में अभिव्यक्त। इसलिए छायावाद में एक व्यक्ति की भावनाओं को महत्व दिया गया। व्यक्तियों की भावनाओं की अभिव्यक्ति का मतलब है जिसमें व्यक्ति अपने राग द्वेष आदि भावनाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है। इसमें एक व्यक्ति जो मानता है, एक व्यक्ति के जो विचार है, एक विचार के व्यक्ति की जो जिज्ञासा है या फिर उसके प्रश्न है, उसको छायावादी कविता अपने महत्व में देता है। इसीलिए हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के प्रश्नाकुलता छायावाद में आता है और वही प्रश्नाकुलता जिज्ञासा की भावना आगे चलकर रहस्यवाद में बदल जाती है। इस तरह से छायावादी कविता में एक व्यक्ति को महत्व मिलता है और इसे ही व्यक्तिवाद की संज्ञा दी जाती है। एक अर्थ में छायावाद इकाई पर बल देता है, यानी समाज की एक इकाई व्यक्ति है और व्यक्ति की बात वो करता है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि छायावादी कविता कहीं से भी समाज को नकारता नहीं। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि छायावादी कविता समाज को भी महत्व देता है, लेकिन समाज से अधिक व्यक्ति को महत्व वो देता है। और यही कारण है कि जो सामाजिक रूढ़ियां हैं, जो राजनीतिक दबाव है, विसंगतियां हैं, जो आर्थिक विसंगतियां हैं या जो शोषण की तमाम वस्तुएं हैं, उन सब से व्यक्ति अपने अनुभव को प्रकट करता है। यानी सामाजिक रूढ़ियों से के बीच पड़ा हुआ व्यक्ति अपने अनुभवों को व्यक्त करता है, अपने विचार को व्यक्त करता है और यही उसके व्यक्तिवाद में आ जाता है। इस तरह से छायावादी कविता समूह को नकारता नहीं, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में अपने सोच विचार को अभिव्यक्त करता है। ऐसी इसका कारण यह है कि व्यक्ति अपनी रुचि को दबाता नहीं, बल्कि बेबाक ढंग से उसे प्रकट करता है और इसीलिए एक व्यक्ति की भावनाओं या विचार को छायावादी कविता बड़े पैमाने पर अपनी कविता में व्यक्त करता है। चाहे वो महादेवी वर्मा हो, सुमित्रा नीलम पंत हो, जयशंकर प्रसाद हो या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो। ऐसी स्थिति में हम देखें तो जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं। तो जयशंकर प्रसाद की कविता जैसे कामायनी को यदि हम देखें तो कामायनी की शुरुआत ही होती है जिसमें मनु नामक एक व्यक्ति अपने पूरे सृष्टि निर्माण को लेकर एक स्वप्न देखता है। वो चिंतित है और अवसाद मुद्रा में वो हिमगिरी के शिखर पर बैठा हुआ है और इसीलिए कहते हैं हिमगिरी को तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति, एक पुरुष की पीड़ा को जयशंकर प्रसाद व्यक्त करते हैं। यद्यपि वह व्यक्ति, वह मनु अपने सृष्टि यानी पूरे समाज के निर्माण का स्वप्न देखता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर समाज को नकारा नहीं जाता है, लेकिन व्यक्ति के अपने भाव विचार को महत्व दिया गया। ठीक इसी तरह महादेवी कविता में सबसे ज्यादा जो प्रतीक आए हैं वो प्रतीक ज्यादातर दीपक के रूप में आए। तो दीपक के रूप में या ज्योति के रूप में जो प्रतीक आए हैं उसको यदि हम अध्ययन करें तो हम देखें कि वो भी व्यक्तिवाद को महत्व देता है। जैसे महादेवी वर्मा कहती है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। तो उसमें एक मंदिर के एक दीपक की बात वो कहते हैं। इसी तरह वो बार बार अपनी कविताओं में इस तरह से दीपक
या एक व्यक्ति की बात बार बार वो करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उस विराट का ही हिस्सा है, उस समूह का ही हिस्सा है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बार बार इस तरह से कवियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, जिसमें व्यक्ति या इकाई पर बल दिया। भिक्षुक कविता हो, चाहे वह तोड़ती पत्थर कविता हो, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविताएं हैं, उसमें भी एक भिक्षुक की बात की गई है, लेकिन वह भिक्षुक पूरे समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करता है। वह तोड़ती पत्थर में एक औरत है जो पत्थर को तोड़ रही है इलाहाबाद के पथ पर, लेकिन वो औरत अपने आप में श्रम करती औरत पूरे समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करती है। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जो व्यक्ति की बात की गई छायावाद में, वो निरा व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो भी एक समाज का हिस्सा ही है। इस रूप से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि छायावाद की कविता में व्यक्ति को महत्व दिया गया है, लेकिन वह व्यक्ति निश्चित रूप से समाज में एक महत्वपूर्ण इकाई है और इसे कवियों ने यथार्थ रूप में प्रकट किया है। उसी तरह एक अन्य विशेषता है छायावाद की, वह है आत्मा व्यक्ति। आत्मा व्यक्ति का तात्पर्य है कि कवि अपने स्वयं की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है, यानी स्वयं के अनुभव को वह पाठकों के समक्ष रखता है। इसीलिए छायावादी कवि कहता है कि मैं शैली अपनाई। मैं शैली अपनाई का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने आत्म के अनुभव को, आत्म के विचार को प्रकट करता है। आत्म के अनुभव और विचार प्रकट करने का मतलब है कि व्यक्ति कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब तक प्रकट नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो मौका देकर उसे प्रकट करता है। इसके संदर्भ में भी हमें ध्यान देना होगा कि छायावाद की कविता का काल 1918 से 1936 का रहा है। इन दौरान, इसके पहले यदि हम बात करें तो द्विवेदी युगीन कविता की धारा जो थी, उस समय द्विवेदी युग के समय सामूहिकता का बोलबाला था। उसमें हम मान सकते हैं कि द्विवेदी युगीन की काव्य धारा के समय व्यक्ति की अपनी पीड़ा या व्यक्तिगत भावनाएं एक तरह से हाशिए पर चली गई। यही कारण है कि द्विवेदी युग में कवि ने छायावादी कवि के रूप में अपने मन की भावनाओं को दबा रखा था, और वही मन की भावनाएं स्वयं की अनुभूति के रूप में छायावादी कविता में प्रकट हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की अनुभूति या व्यक्ति की स्वयं की अनुभूति छायावाद में आकर प्रकट होती है, और इसे ही आत्मा व्यक्ति किया गया। कवि अपने स्वयं के विचार और स्वयं के अनुभव को बेबाक ढंग से प्रस्तुत करता है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे सौंदर्य हो, या स्वदेश हो, या प्रणय हो, या नारी हो, इन सभी विषयों पर व्यक्ति अपने मन की बात को अभिव्यक्त करता है। इसका कारण यह है कि वह दुखद वर्तमान है, यानी छायावादी कवि अपने आसपास की दुनिया को दुखद मानता है, और दुखद मानते हुए अपने दुख को हल्का करने के लिए अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करता है, कि मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करके वह कुछ हल्का महसूस या बेहतर महसूस करता है। वो बेहतर समाज का स्वप्न देखने की बात करता है। इसीलिए सौंदर्य परक कविता हो, श्रृंगार परक कविता हो, उसमें भी व्यक्ति अपने भावनाओं को व्यक्त करता है। विशेष रूप से निराला की कविताएं प्रिय यामिनी जागी या सरोज स्मृति जैसी जो कविताएं हैं, इसमें श्रृंगार या सौंदर्य की भावना को व्यक्त की गई है। वह एक कवि की आत्मा अभिव्यक्ति है। लेकिन इसको विराट रूप देखते हुए, इसे व्यापक रूप देखते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि वही निराला सरोज स्मृति कविता भी लिखते हैं। सरोज स्मृति कविता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें निराला अपने पुत्री की मृत्यु के ऊपर एक शोक गीतिका लिखते हैं। तो वो भी एक आत्मा व्यक्ति है। कवि अपने निजी दुख या अपने वैयक्तिक दुखों को वो प्रकट करता है। इसी प्रकार प्रसाद का आत्मकथ्य जो हम देखें तो प्रसाद भी अपने आत्मकथ्य में वो स्वयं को स्पष्ट करते हैं, जब वो कहते हैं क्या कहूं जो अब तक नहीं कही। तो ऐसी स्थिति में यदि हम देखें, चाहे निराला हो चाहे प्रसाद हो, तो निराला ही बार बार कहते हैं दुखी जीवन की कथा रे, क्या कहूं जो अब तक नहीं कही। और प्रसाद भी जब बात करते हैं तो कहते हैं मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गया। तो ऐसी स्थिति में अपने दुख को या अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करने में प्रसाद और निराला या पंत या महादेव वर्मा सब आगे बढ़े दिखाई देते हैं।
इस प्रकार से यदि हम माने तो हम कह सकते हैं कि छायावाद में जो वैयक्तिक अभिव्यक्ति थी, वो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति वस्तुतः कवि के लिए व्यक्ति की मुक्ति थी। यानी एक व्यक्ति जब मुक्त महसूस करता है, व्यक्ति की स्वाधीनता एक तरह से उसे वैयक्तिक अभिव्यक्ति के लिए प्रकट करती है या उसके अवसर देती है। इसलिए हमें मानना चाहिए कि छायावाद की वैयक्तिक अभिव्यक्ति जो है वो कवि के लिए व्यक्ति की मुक्ति है। इस प्रकार हम कई कवियों की उनकी कुछ कविताओं में भी देख सकते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद जब कहते हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। यहाँ पर भी कवि स्वयं अपनी बात करता है, वो कहता है ले चल मुझे भुलावा देकर, वो स्वयं अपनी बात कहता है। तो इसलिए से हम देखते हैं कि वो, लेकिन यहाँ स्वयं भुलावा की बात नहीं करता, वो कहता है ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। लेकिन वो जाना कहाँ चाहता है? ऐसी जगह जाना चाहता है जहां पर शांति हो। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कवि अपनी आत्मा व्यक्ति तो करता है, लेकिन आत्मा व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि वह दुखों से छुटकारा चाहता है। इसी कविता में आगे प्रसाद कहते हैं कि जहां तज कोलाहल की अवनी रहे, यानी जयशंकर प्रसाद ये कहना चाहते हैं कि जिस समाज में कोलाहल ना हो, जिस समाज में शांति हो, उस स्थान पर नाविक मुझे ले चलो। तो एक तरह से वो समाज के जो नकारात्मक चीजें हैं, जो दुख है, उससे मुक्ति के लिए अपनी आत्मा व्यक्ति की बात करता है। उसी तरह निराला कहते हैं, मैं गया रण में हार, तो अपने दुखों को प्रकट करता है। वो कहते हैं कि मैं रणों से इस रण युद्ध में, इस दुख के रण में मैं हार गया हूं। तो अपनी पूरी की पूरी अभिव्यक्ति कर देते हैं, आत्मा अभिव्यक्ति कर देते हैं। उसी तरह महादेवी कहती हैं, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी। तो यहाँ पर बीन के रूप में स्वयं को मानती है, लेकिन बीन से जो निकलने वाली रागनी है उसे भी वो अपने आप को स्वीकार करती है। तो यहाँ पर महादेवी भी आत्मा अभिव्यक्ति के नए तेवर को अख्तियार करती है या नए तेवर को स्वीकार करती है। तो महादेव में भी मैं शैली और महादेव में भी आत्मा व्यक्ति का स्वर पूरी कविताओं में देखा जा सकता है। उसी तरह वो बार बार कहती है, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। तो एक दीपक के रूप में भी वो उसकी स्वतंत्रता की बात करती है, उसकी अभिव्यक्ति की बात करती है कि उसकी आत्मा अभिव्यक्ति भी हो जानी चाहिए। उसी तरह सुमित्रानंद पंत भी कहते हैं, मैं नहीं चाहता चीर सुख, मैं नहीं चाहता चीर दुख। इस तरह से पंत भी चीर सुख की बात भी नहीं चाहते और अतिशय दुख की बात भी नहीं चाहते। तो इस तरह से एक तरह से संतुलन स्थापित करना चाहते हैं। तो कवि स्पष्ट रूप से अपनी आत्मा व्यक्ति करता है कि उसी कामना केवल सुख ही सुख की नहीं है और ना ही कामना केवल दुखों के बीच रहने की। इस प्रकार सुमित्रानंद पंत स्पष्ट करते हैं कि कवि के रूप में उनकी आत्मा व्यक्ति यह कहती है, उनकी आत्मा यह कहती है कि उन्हें केवल सुख ही सुख नहीं चाहिए या केवल दुख ही दुख नहीं चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता चीर सुख। तो मैं नहीं चाहता चीर सुख कहने का मतलब वो अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति करते हैं। इस प्रकार छायावादी कविताओं के विशेष रूप से इन दोनों बिंदुओं को ध्यान देने की बात है कि छायावादी कवि इकाई के रूप में व्यक्ति की बात करता है और दूसरे रूप में जब व्यक्ति की बात करता है तो वह एक तरह से वो व्यक्ति की अपनी ईमानदारी से उसकी आत्मा व्यक्ति को महत्व देता है। वो दूसरे से उधार ली गई अनुभव को महत्व नहीं देता, बल्कि वो कहता है व्यक्ति जो स्वयं अनुभव करता है, जो स्वयं की अनुभूति है, उसे ही वो अपनी कविता में प्रकट करे। इसी को आत्मा व्यक्ति कहा गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छायावादी कविता में व्यक्तिवाद और आत्मा व्यक्ति ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं। दोनों बिंदुओं में ये बात ध्यान रखनी है कि द्विवेदी युग में सामूहिकता या समाज की भावना प्रबल थी और इसके कारण व्यक्ति और व्यक्ति की आत्मा व्यक्ति कहीं हाशिए पर चली गई थी। ऐसी स्थिति में छायावादी कवि व्यक्ति के अनुभव की बात करता है और एक व्यक्ति के महत्व की बात करता है। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि छायावादी कविता ऐसा नहीं है कि वो समाज को तिरस्कृत करती है या समाज को हाशिए पर डालती है। यानी छायावादी कविता समाज में व्यक्ति के महत्व को स्थापित करती है। छायावादी कविता व्यक्ति के अपने निजी अनुभव को स्वीकृत करती है। इस रूप में हम दोनों बातें कह सकते हैं
कि समाज में व्यक्ति को महत्व स्थापित करती है और समाज के व्यक्ति के अनुभव को वो महत्व स्थापित करती है। तो इच्छावाद के दो बिंदु बेहद महत्वपूर्ण है। अगले व्याख्यान में हम अन्य दो बिंदुओं की बात करेंगे।